नमस्कार दोस्तों, रोशनी सोशोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में समझाया बहुत अच्छे से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ जो पीछे वाला वीडियो मैंने बनाया है उसको अच्छे से देखिए ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत जो है कैसे हैं, क्या सिद्धांत हैं, इसके क्या तरीका होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और दोस्तों, इसमें मैं आपको सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत के बारे में बताएंगे, जो कि अलग अलग राइटर ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को क्या दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं ऑगस्ट काम्ट के रेखीय सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को क्या कहते हैं, उद्विकासीय सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आपको पेपर में ये पूछ दें कि सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत के बारे में बताइए, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि उद्विकासीय सिद्धांत भी रेखीय सिद्धांत को ही कहते हैं। दोनों एक ही है, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है वैसे ये है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए, रेखीय सिद्धांत के अंतर्गत उन परिवर्तनों को शामिल किया जाता है जो एक सीधी रेखा में एवं एक निश्चित दिशा में होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया ही है कि रेखीय परिवर्तन कैसे होता है। एक सीधे चलता जाता है, सीधे ये गति बढ़ता जाता है, एक निश्चित दिशा में होती है। ये फिर वापस नहीं ये परिवर्तन आता है, बल्कि आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य के सामाजिक विकास की अवस्था सामान्यतः रेखीय परिवर्तन के रूप में ही दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि मनुष्य का जो विकास होता है, आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा रहता है तो क्या होता है, पहले बच्चा धीरे धीरे थोड़ा बहुत बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे माँ बनकर चलना सीखता है, फिर खड़ा होकर पैर पे चलता है, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बड़ा होता है, फिर पढ़ने के लिए जाता है, फिर अपने दोस्तों के साथ। तो वो क्या, धीरे धीरे उसका विकास होता है ना। तो ये क्या है, विकास होते जाता है, ऐसे ही करते करते वो एक बड़ा हो जाता है। वो फिर इतना बड़ा हो जाता है, आगे पढ़ने लगता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। तो उसका क्या विकास होता ही जाता है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है ना कि वो उच्च विकास, जैसे कि वो बहुत बड़ा किशोरावस्था में पहुंच के उसका पूर्ण रूप से विकास हो गया। फिर ऐसा तो नहीं है कि जैसे वो बचपन में उसका बुद्धि था या उसका व्यक्तित्व था वैसा उसमें बिहेवियर करने लगे, वैसा वो बन जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, ये सीधे बढ़ता जाता है ये। तो आप इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, ये रेखीय सिद्धांत के समर्थन करने वाले बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, जिसमें आज इस वीडियो में मैं ऑगस्ट काम्ट के ही बारे में बताऊंगी कि इन्होंने रेखीय सिद्धांत के बारे में क्या बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी जो समाजशास्त्री हैं उनको बताऊंगी मैं। तो देखिए, इस सिद्धांत के समर्थक में ऑगस्ट काम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, थॉरस्टीन वेबलेन, एल.एच. मॉर्गन आदि शामिल थे। ये सब क्या है, रेखीय सिद्धांत को मानते हैं। ये जितने भी समाजशास्त्री हैं ये मानते हैं कि जो समाज में परिवर्तन होता है एक सीधे रेखीय गति में होता है। ये फिर वापस नहीं ये परिवर्तन आता है, बल्कि परिवर्तन होते जाता है। तो दोस्तों देखिए, आज मैं परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत को ऑगस्ट काम्ट ने क्या कहा है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको पूछेगा कि ऑगस्ट काम्ट के त्रिस्तरीय सिद्धांत के बारे में बताइए। तो आप घबराइएगा नहीं, त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है वो रेखीय सिद्धांत में ही आएगा, रेखीय सिद्धांत में ही आएगा। इसी रेखीय सिद्धांत को इन्होंने ऑगस्ट काम्ट ने त्रिस्तरीय सिद्धांत के नाम पर ये इन्होंने स्थापित किया है। तो आपसे पेपर में ये पूछेगा कि ऑगस्ट काम्ट के सामाजिक परिवर्तन के त्रिस्तरीय सिद्धांत के बारे में बताइए, यानी कि रेखीय सिद्धांत के बारे में बताइए। तो इनका जो सिद्धांत है वो त्रिस्तरीय सिद्धांत है। त्रिस्तरीय मतलब कि ये 3 स्तरों में इन्होंने परिवर्तन को बांटा है, कि समाज जो परिवर्तन होता है 3 स्तरों में होता है। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे है कि ऑगस्ट काम्ट का
तीन स्तर का नियम, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीन स्तर का नियम में इन्होंने कितने, नाम से ही स्पष्ट है कि तीन स्तर, मतलब तीन स्तरों में ये अपना परिवर्तन को बताया है, जिसमें पहला है धार्मिक या आध्यात्मिक अवस्था, दूसरा है तात्विक अवस्था और तीसरा है वैज्ञानिक अवस्था। इन्होंने ये तीन अवस्था में समाज में रेखीय परिवर्तन को बताया कि समाज में रेखीय परिवर्तन कैसे होता है। जैसे देखिए, इसमें पहला बताया इन्होंने धार्मिक या आध्यात्मिक अवस्था। आप तो ये सोच रहे होंगे कि धार्मिक अवस्था क्या है, तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने पहला बताया है धार्मिक या आध्यात्मिक अवस्था। तो जब इन्होंने परिवर्तन के बारे में रिसर्च किया या खोज किया या अध्ययन किया, जब इन्होंने ये पता लगाने का कोशिश किया कि समाज में परिवर्तन कैसे होता है, तो इनका जो नियम है त्रिस्तरीय सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया और इन्होंने ये पता लगा कि हमारे समाज में जो परिवर्तन होता है तीन स्तरों में हुआ है। तो इन्होंने पता लगाया है, जिसमें पहला है धार्मिक अवस्था। इसमें इसे मानव चिंतन की प्रारंभिक अवस्था माना गया है। इस अवस्था में मानव की बुद्धि का बहुत कम विकास होता है। इस समाज में जो घटित होता है, जैसे जो घटित होता है मतलब क्या, कुछ भी घटित होता है, जैसे कि बाढ़ अगर आ गया, ज़्यादा बाढ़ आ गया, ज़्यादा वर्षा आ गया, भूकंप आया, तूफान, सर्दी, गर्मी या कोई बीमारी आता है, तो इसका कारण देवी देवताओं या अलौकिक शक्तियों को मानते हैं। देखिए, ये इस समाज में परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन मतलब हुआ ना, जैसे ज़्यादा बाढ़ आया, भूकंप आया, वर्षा आया, तो इस स्तर में जब कुछ होता है तो इस अवस्था के लोग ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, उसके पीछे दैवी शक्ति है, इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति है। आप अधिकतर बुजुर्ग लोगों को देखेंगे कि अगर जो भी कुछ होता है तो वो यही कहेंगे कि ज़रूर ये देवी देवताएं ने किया है, धरती पे पाप बढ़ गया है, इसीलिए धरती पे ये सब घटित हो रहा है। तो ये उनके अंदर ये मान्यता, वो किस अवस्था के रहते हैं, ये धार्मिक अवस्था के वो लोग रहते हैं। वो ये कारणों के पीछे ना किसका मानते हैं, देवी देवताओं का मानते हैं कि ये इस कारण के पीछे, बाढ़, वर्षा, भूकंप के पीछे किसका हाथ है, ये देवी देवताओं के वजह से वो नाराज़ हो गए हैं या उनको कोई नहीं मान रहा है या लोग अब पाप कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो गया है, धरती पे बाढ़ और भूकंप, तूफान ये सब हो रहा है। और क्या इस अवस्था में मान लिया जाता है कि प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे अलौकिक शक्ति का कारण होती है। मैंने बताया ही है, इस अवस्था के लोग यही मानते हैं कि जो भी होता है, जो भी घटनाएं घट रही है, उसके पीछे देवी देवताओं का हाथ है। तो दोस्तों, आपको तीन स्तरीय में आपको पहले मैंने बता दिया धार्मिक, आप इससे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं कि ये अवस्था जो होता है बुजुर्ग की अवस्था होती है। इसमें बुजुर्ग लोगों का यही मानते हैं कि क्योंकि हम लोग जो आप हैं, जो एडल्ट लोग हैं या जो नए लोग, नए युवा अवस्था है, वो कभी ये चीज़ नहीं मानेगी कि बाढ़ और वर्षा जो है वो एक दैवीय शक्ति के कारण हुआ है। तो इसलिए आप इसमें याद रख सकते हैं कि जो धार्मिक अवस्था में, इसमें बुजुर्ग लोगों की मान्यता को प्रधानता है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट है दूसरा कि तात्विक अवस्था। तात्विक मतलब क्या, जो तर्क हो, बुद्धि हो, तर्क बुद्धि के आधार पर। देखिए, इसे सामाजिक विकास की भावनात्मक या मूर्त अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता है और तर्क शक्ति का भी विकास होने लगता है। मतलब उनका मस्तिष्क क्या होता है, अब धीरे धीरे विकसित होने लगता है और उनमें तर्क की शक्ति है उनके में बढ़ने लगती है। उनके मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं, जैसे ईश्वर कैसा है, ईश्वर कैसे दिखाई देता है, वह कहाँ है, क्यों है, ये शंकाएं उसके विचार में आने लगती है। तो ये क्या है, तात्विक मतलब तर्क। जैसे हम कोई चीज़ घटना के पीछे तर्क लगाते हैं ना कि आखिर ये घटना घटी, इसके पीछे क्या कारण है। अगर चोरी हुई है तो चोरी के पीछे क्या कारण है, कौन किया है, कब हुआ है। तो ये क्या है, एक तर्क हम लगाते हैं, अपने दिमाग में वाद विवाद सोचते हैं। हम किसी भी निर्णय
पे नहीं पहुंच जाते हैं कि नहीं इसके कारण हुआ है, बल्कि हमारे मन में क्या होता है, प्रश्न उठने लगता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। तो ये क्या है, तात्विक मतलब तर्क की अवस्था। आप माइंड ये लगा लेंगे, सोच रहे होंगे कि जैसे देखिए पहले क्या था, पहले धार्मिक देवी देवता थे, जो आप एग्जाम्पल पे समझ लिए होंगे कि उसमें बुजुर्ग लोगों की मान्यता है, ठीक है। इस अवस्था में आप देखेंगे कि थोड़े हमारे जो मम्मी पापा हैं वो इस अवस्था के लोग हैं, क्योंकि वो थोड़े इस अवस्था के मान्यता होते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, जो कि बुजुर्ग लोग इस अवस्था के लोग नहीं रहते हैं, वो कभी भी तर्क या वितर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये अगस्त्य कामटे ये मानते हैं कि हमारे समाज में पहले तो धार्मिक अवस्था थी, कुछ भी होता था लोग तो क्या करते थे, ये मानते थे कि जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे दैवी शक्ति का हाथ है। लेकिन उनका विकास क्या हुआ, धीरे धीरे उनको माइंड जो है विकसित हुआ और वो तार्किक अवस्था में आए। कोई भी घटनाओं के पीछे अब देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, बल्कि वो ये मानते हैं कि तर्क शक्ति जो है इसके पीछे क्या कारण है, बल्कि उसके पीछे कारणों को पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। और दोस्तों इन्होंने लास्ट अवस्था बताया है वैज्ञानिक अवस्था, ठीक है। तीसरा है वैज्ञानिक अवस्था, नाम से ही आप समझ गए होंगे वैज्ञानिक अवस्था। काम्टे ने चिंतन की तीसरी और अंतिम अवस्था को प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक अवस्था का नाम दिया। इस अवस्था में हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में मानव का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और मनुष्य भौतिक घटनाओं को बुद्धि की सहायता से सोचने का प्रयास करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड दिया है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षात्मक या वैज्ञानिक अवस्था। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, जिसको हम अपने आँखों से देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसी को इस अवस्था में मान्यता मिली है। किसी भी भ्रम या किसी भी अनुमान के आधार पे हमको किसी घटना के ऊपर निष्कर्ष निकालना नहीं है, बल्कि इस अवस्था के लोग ये मानते हैं कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखता है उसी को हम सत्य मानेंगे, अन्यथा हम किसी भ्रम को, किसी कल्पना को हम सत्य नहीं मानेंगे। तो अगस्त्य कामटे ने इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को त्रिस्तरीय सिद्धांत में क्या क्या प्रतिपादित किया है कि इनका सबसे पहला क्या है, धार्मिक। तो आप अनुमान लगा लेंगे दोस्तों कि जैसे हमारे प्रारंभिक जब समाज का निर्माण हुआ तो उस समय के लोग उतना जागरूक नहीं थे, उनके पास शिक्षा नहीं था। तो क्या हुआ था, उन्होंने सबसे पहले ये पाया कि जो हमारा समाज में है, सबसे पहले कि उन लोग धर्म को मानते हैं, उन लोग देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, कि जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे किसका हाथ है, देवी देवता या अलौकिक शक्ति के कारण कोई भी घटना घट रही है। फिर थोड़ा विकसित हुआ है तो क्या हुए, वो तर्क के आधार पे क्या करे, सोचने लगे कि नहीं जो भी घटनाएं घट रही है क्यों है, कैसा है, ऐसा क्या कि उन्होंने प्रश्न करने लगे। लेकिन लास्ट में उन्होंने किस अवस्था में आ गए, वैज्ञानिक अवस्था में आ गए। तो इस तरह हमारा 3 अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। वैज्ञानिक अवस्था में उन्होंने ये माना है कि नहीं, हम तर्क तो लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं जो तर्क लगा रहे हैं वो हमारा तो तर्क गलत भी हो सकता है, इसलिए जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम सत्य मानेंगे। तो अब दोस्तों ये समझ लेंगे कि जैसे आप ये सोचिए कि आपको याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक है, जैसे कि आप पहली अवस्था को ये सोचिए कि जिसमें हमारे दादा दादी के बातों को मान्यता मिलती है, वो है पहला अवस्था। जिसमें हमारे माता पिता के जो व्यवहार है उनको मान्यता मिलती है, वो दूसरी अवस्था। और जिस युवा अवस्था, जिस अवस्था में हम हैं या हमारी भावनाएं हैं, जिस अवस्था में हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, वो है वैज्ञानिक अवस्था। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या करेंगे, अगस्त्य कामटे के रेखीय सिद्धांत के बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।